मैं इस वक्त सहन में बैठा अखबार पढ़ रहा था। मुझे मामू के घर रहते हुए तकरीबन 10 दिन गुजर गए थे। चूंकि मेरे मामू ज्यादातर दूसरे मुल्क में होते थे, इसी वजह से इनकी गैर मौजूदगी में मैं इनके घर रहता था। मगर इस बार मामू ने अनोखी फरमाइश कर दी। उनकी आंखों का ऑपरेशन हुआ था। डॉक्टर ने कहा था कि 20 दिन तक इनकी आंखों में पट्टी बंधी रहेगी, और इस दौरान मामू चाहते थे कि मैं इनके होते हुए इनके घर पर ही मौजूद रहूं। चूंकि अब वो घर का कोई भी सिस्टम नहीं देख सकते थे और इनकी बीवी भी अभी छोटी थी, इसी वजह से उन्होंने मुझसे मदद का कहा। लेकिन मैं नहीं जानता था कि ये मदद मुझे कितनी महंगी पड़ने वाली है। अचानक ही मोबाइल बजा। देखा तो मामू की कॉल थी। मामू ने बताया कि मैं घर के दरवाजे के बाहर ही खड़ा हूँ। मैं तेजी से गया तो मामू अपनी 16 साल बीवी के साथ खड़े थे। उनकी बीवी को मैं जिंदगी में पहली बार देख रहा था, क्योंकि पहले जब भी मामू अपने घर लौट कर आते थे तब मैं यहाँ पर मौजूद नहीं होता था। उनकी बीवी को देखकर चंद लम्हों के लिए तो मैं पलक झपकना ही भूल गया था। वो बिलाशुबा हद से ज्यादा खूबसूरत औरत थी। इससे ज्यादा खूबसूरत औरत मैंने अपनी सारी जिंदगी में नहीं देखी थी। वो हर मर्द का ईमान डगमगाने की जुर्रत रखती थी। मेरी ममानी का ताल्लुक यूरोप से था। वहाँ पर मामू ने इन्हें पसंद किया था और वहाँ पर ही इनसे शादी कर ली थी। अब इसको देखकर मुझे मामू पर रश्क आ रहा था। कैसी किस्मत पाई थी कि इतनी खूबसूरत लड़की इन्हें मिल गई। अभी भी वो मुझे अजीब व गरीब नज़रों से देख रही थी। इसकी नज़रों में एक अजीब सी वहशत फैली हुई थी। मुझसे ज़्यादा देर इसकी आंखों में देखा नहीं गया। इस दौरान मामू बार बार मेरा नाम पुकार रहे थे, लेकिन मेरा ध्यान इनकी छोटी सी बीवी में उलझा हुआ था। मैंने तेजी से मामू के सवालात का जवाब दिया और इन्हें एहतियात से अंदर ले गया। इस दौरान मुझे अपने कंधे पर किसी के हाथों के लम्स का एहसास हुआ। जब मैंने गर्दन मोड़कर देखा तो मेरी 16 साल मामी मुझे अजीब व गरीब अंदाज में मुस्कुराते हुए देख रही थी मेरी तरफ। इनकी मुस्कुराहट में हजारों तरह के सवालात थे। इनका जवाब मैं देना नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं जवाब देने के लिए राजी हो गया तो ज़रूर इसके हक में ही फैसला होगा। जबकि मैं नहीं चाहता था कि मामू की मजबूरी का मैं फ़ायदा उठाऊं। इनको लेकर मैं तेज़ी से घर के अंदर दाखिल हो गया। अभी मैंने इन्हें लाउंज में बिठाया ही था कि मुझे अपनी ममानी की आवाज़ सुनाई दी। अरसलान, ज़रा मुझे बताओ किचन में सामान कहाँ रखा हुआ है। इसकी बात सुनकर मेरा दिल तेज़ी से धड़का। मुझे शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हो रहा था। उनकी पहली नज़र से ही मैं उसे पहचान गया था कि वो बिल्कुल भी ठीक औरत नहीं है। खैर, लड़का तो मैं भी ठीक नहीं था, लेकिन यहाँ पर घर की इज्जत का सवाल था। मैं कम अज़ कम घर की इज्जत पर डाका डालने वालों में से हरगिज़ नहीं था। इसी वजह से मैं हर मुमकिन कोशिश कर रहा था कि इससे दूर ही रहूं। मगर मैं जितना इससे दूर भागने की कोशिश करता, वो इतना ही मेरे करीब आने की कोशिश करती। मुझे तो हैरानगी हो रही थी कि इससे मेरा नाम कैसे आता है। मामू ने मुझे कहा, चलो जाकर अपनी ममानी को बताओ। मैं खामोशी से उठा और किचन की तरफ चल दिया। अभी मैं किचन के दरवाजे पर ही खड़ा था कि सामने का मंजर देखकर मुझे लगा कि मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई हो। मैं इस मंजर से नज़रें हटाना चाहता था, मगर मैं नज़र हटा नहीं पा रहा था। इस वक्त मेरी 16 साल ममानी एक नीम उरिया लिबास पहने खड़ी थी, जिससे इनका सारा जिस्म वाज़े हो रहा था। मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। इससे पहले कि मैं वहाँ से हटता, मुझे दोबारा से उनकी आवाज़ सुनाई दी थी। अरे अरसलान, वहाँ पर क्यों खड़े हो? यहाँ पर आओ और मुझे बताओ कि सामान कहाँ पर रखा हुआ है। मेरी ममानी इस अंदाज में बात कर रही थी वो इस वक्त नॉर्मल हालत में खड़ी हों। मैंने नज़रें झुका ली, क्योंकि मैं जानता था कि अगर मैं ज़्यादा देर तक इन्हें देखता रहा तो मैं अपना कंट्रोल खो दूंगा, जबकि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था। जब मैं इनके करीब जाकर खड़ा हुआ तो उन्होंने दोबारा से मेरे कंधे पर हाथ रखा। मेरे जिस्म को करंट लगाने झटके से पीछे होकर खड़ा हो गया। मेरे जिस्म को करंट लगा और मैं झटके से पीछे होकर खड़ा हो गया। मुझे देखकर वह मुस्कुराने लगी और कहने लगी, अरे तुम तो मेरी सोच से भी ज़्यादा शरीफ हो। मैं तो तुम्हें बिल्कुल भी शरीफ नहीं समझती थी, बल्कि मैंने जहाँ तक तुम्हारे बारे में सुना था,
तुम तो किसी भी लड़की को हाथ से जाने नहीं देते। मोहल्ले की तमाम लड़कियों के साथ तुम्हारे चक्कर रह चुके हैं, और इसके अलावा शहर की भी कुछ ऐसी लड़कियां हैं जिन्हें तुम इस्तेमाल कर चुके हो। मुमानी के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर मुझे लगा कि सातों आसमान मेरे सर के ऊपर आकर गिर गए हों, क्योंकि ये ऐसी बातें थीं जिन्हें मेरे घर वाले भी नहीं जानते थे। बल्कि इन बातों के बारे में तो मैंने अपने ज़्यादातर दोस्तों को भी नहीं बताया हुआ था। फिर न जाने मुमानी को ये सब कुछ कैसे पता लगा। मैं हैरत से इनकी तरफ देखने लगा। वो मुस्कुराने लगी और कहने लगी, तुम्हें हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, मेरे लिए ये सब कुछ पता लगाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। ये कहकर उन्होंने मुझे आंख मारी और मुझे अंदाज़ा हो गया था कि ये औरत हद से ज़्यादा चालाक है, और इस औरत से किसी भी किस्म का पंगा लेना मतलब खुद को मुसीबत में डालना है। इसी वजह से मैंने फैसला किया कि अब ज़्यादा देर यहाँ पर नहीं रुकूंगा और अपने घर चला जाऊंगा। मैं नज़रें झुकाकर इनके सामने खड़ा था। मैंने उनसे पूछा कि आपको कौन सा सामान नहीं मिल रहा। जब उसने मेरी तरफ इशारा किया तो मुझे लगा कि मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई है। मैं वहाँ से जाने ही लगा था कि उसने यकदम ही मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे कहने लगी, चलो अब इतनी भी शराफत नहीं अच्छी। वैसे भी तुम्हारे मामू को कुछ भी नहीं पता और ना ही कभी इन्हें पता चलेगा, इसलिए बेहतरीन है कि तुम्हें जो कुछ कह रही हूँ वो सब मान लो। मुझे लग रहा था कि अब अगले ही लम्हे मैं बहक जाऊंगा। मैं बहुत मुश्किल से खुद पर काबू कर रहा था। वो तेज़ी से मेरे पास आई और मेरे सामने खड़ी हो गई। उसको दोबारा देखा तो दोबारा से मेरा दिल बहकने लगा। इससे पहले कि मैं वाकई इसकी तरफ मुतवज्जो हो जाता, अचानक ही मुझे अपने मामू की आवाज़ सुनाई दी। मामू यहाँ पर आ रहे थे। मैं तेज़ी से इससे दूर हुआ। मुझे देखकर वो बुरे बुरे मुंह बनाने लगी और कहने लगी, फ़िक्र मत करो, ये कुछ भी नहीं दे सकते। इसकी बात का मैंने जवाब नहीं दिया। मैं मामू के पास गया और इनसे पूछने लगा, क्या हो गया है आपको? किसी चीज़ की ज़रूरत है? मेरी बात सुनकर उन्होंने तेज़ी से नफ़ी में सर हिलाया और कहने लगे, मुझे तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम इसको फार्म हाउस ले जाओ, क्योंकि ये यहाँ से आने से पहले से मुसलसल ज़िद कर रही थी। कि इसने वहाँ पर पहुँचते साथ ही फार्म हाउस जाना है। तुम्हें तो पता है कि वो इलाका कितना खूबसूरत है। और फिर जब मैंने इसे फार्म हाउस की तस्वीरें दिखाईं तो वहाँ जाने के लिए बेचैन हो गई। मैंने एक नज़र अपनी 16 साला हुमानी पर डाली, जो इस वक्त बहुत ही अजीबो-गरीब नज़रों से मेरी तरफ ही देख रही थी। अचानक ही उसने मुझे इशारा किया, जिसे देखकर मैं पानी पानी हो गया। मेरे दिल में तो आया कि मामू को इनकार कर दूं, लेकिन मामू ने बहुत मान से मुझे कहा था। मैंने मामू को अपने साथ चलने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया और मुझे कहने लगे, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, मैं यहाँ पर रहकर आराम करूँगा और तुम दोनों खुद जाकर घूम आओ। चलो अब तुम भी जल्दी करो, क्यों देर कर रहे हो? उसने मुझे बाजू से पकड़ा और मुझे घसीटकर आगे की तरफ ले जाने लगी। मैं पलटकर अपने मामू की तरफ देख रहा था, लेकिन उनका ध्यान हमारी तरफ नहीं था। उनकी हमारी तरफ पीठ थी और वो न जाने कौन सी सोच में डूबे खड़े थे। दूसरी तरफ उसने मेरी बाजू को मजबूती से पकड़ा हुआ था। मुझे अपने वजूद पर इसके लम्स का एहसास हो रहा था, जो मुझे बहुत ज़्यादा बेचैन कर रहा था। मैंने एक झटके से अपना बाजू छुड़वाया और इसे नहायत ही सख्ती से मना किया कि मेरे साथ इस तरह की हरकतें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम मुझे जैसा लड़का समझ रही हो, मैं वैसा लड़का हरगिज़ भी नहीं हूँ, और कम अज़ कम तुम्हारी तो किसी भी किस्म की मुराद मैं पूरी करने वाला नहीं। मेरी बात सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन अब मैं ना तो इसके वजूद की तरफ देख रहा था और ना ही इसकी आंखों की तरफ देख रहा था। इसी वजह से मुझे ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन मुझे पता था कि इस वक्त एक 16 साल लड़की मेरे सामने खड़ी है और वो इस वक्त मेरे काबू में है। मैं जो भी चाहे इसके साथ कर सकता हूँ। यही वो सोच थी जिसने मुझे बहुत ज़्यादा बेचैन किया हुआ था। मैं तेज़ी से वहाँ से हटा और भागकर अपने कमरे में आ गया। मैं गहरे गहरे सांस लेने लगा। समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूँ, इस मुश्किल से बाहर किस तरह से निकलूं, क्योंकि जिस तरह से इसकी हरकतें थीं
مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میں زیادہ دیر تک خود پر قابو نہیں رکھ پاؤں گا۔ آخر کو میں بھی بندہ بشر تھا، جب تک اپنے جذبات کو قابو میں رکھ سکتا تھا، اور اب دوسری طرف میرا شیطان بھی مجھ پر حاوی ہونے لگا تھا، جو مجھے بار بار یہی بات کہہ رہا تھا: تمہارے پاس کھلا موقع ہے، تم اپنی خواہش پوری کر سکتے ہو، تمہیں تو ویسے بھی کم عمر لڑکیاں بہت پسند ہوتی ہیں۔ میں نے اپنے بال دونوں ہاتھوں میں جکڑ لیے اور زور زور سے کھینچنے لگا۔ میری طبیعت یکدم ہی خراب ہونے لگی تھی۔ میں تیزی سے ماموں کے پاس گیا اور انہیں کہا کہ میں آج نہیں جا سکتا، لیکن جب میں نے اپنی ممانی کو وہاں پر تیار کھڑے دیکھا تو چند لمحوں کے لیے تو میں اپنی پلکیں جھپکنا ہی بھول گیا۔ وہ اس وقت بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ مجھے تو وہ آسمان سے اتری ہوئی کوئی پری معلوم ہو رہی تھی۔ میں نے اس سے نظریں چرانے کی کوشش کی، لیکن کوشش کے باوجود بھی میں اس سے نظریں نہیں چرا پا رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ شاید میرا اپنے اوپر کنٹرول ختم ہو گیا ہے۔ خود اسی وقت میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس عورت کی مراد بھی ضروری پوری کروں گا۔ اگر اسے شرم نہیں تھی تو میں مرد ہو کر کیوں شرم کرتا؟ اور یہ سوچ کر میرے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی، کیونکہ اس وقت شیطان مجھ پر حاوی ہوتا جا رہا تھا۔ عورت جب حسن کے تمام تر ہتھیار سے لیس ہو کر مرد کو لبھانے کی کوشش کرے تو مرد پھر کہاں اختیار رکھ پاتا ہے خود پر۔ تھوڑی دیر تک میں خود کو بہت ہی مشکل میں محسوس کر رہا تھا، کیونکہ تب میں اس سب سے بچنے کی کوششوں میں لگا ہوا تھا، مگر جب میں نے خود کو اس سب میں ڈالنے کا فیصلہ کیا تھا تو میری مشکل یکدم ہی ختم ہو گئی۔ مجھے سب کچھ بالکل ٹھیک لگنے لگا تھا۔ واقعی سب ٹھیک کہتے ہیں کہ گناہ میں بہت لذت ہوتی ہے۔ اب میں نے بھی اس لذت کو چکھنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اسی لیے میں بے چینی سے اسے کہنے لگا: جلدی سے اٹھو، ہم نے جانا ہے، ورنہ بعد میں موسم خراب ہو جائے گا۔ میری بات سن کر ماموں تیزی سے بولے: اگر موسم خراب ہو گیا تو دونوں وہیں پر رک جانا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرے ماموں مجھ پر اتنا زیادہ بھروسہ کر سکتے ہیں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ مجھے شرمندگی بھی ہونے لگی تھی۔ ماموں مجھ پر بھروسہ کر رہے تھے اور میں نہ جانے کیا کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ میں اسی سوچ میں مبتلا تھا جب اچانک ہی مجھے اپنے ہاتھوں پر کسی کا لمس محسوس ہوا۔ میں نے گردن اٹھا کر دیکھا تو سامنے سونیا ہی کھڑی تھی۔ وہ مسکراتی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی، کہنے لگی کہ چلو، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ اسے دیکھ کر میں بھی مسکرا دیا۔ مجھے مسکراتا دیکھ کر پہلے تو وہ حیران ہوئی اور پھر اس نے گردن جھکا دی۔ میں اسے لے کر تیزی سے گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ تم نے تو بہت جلد ہی ہمت ہار لی۔ میں نے اسے مسکراتے ہوئے کہا کہ جب سامنے اتنی خوبصورت عورت موجود ہو تو کون انسان ہمت نہیں ہارے گا۔ وہ کھل کر مسکرانے لگی۔ اس کی مسکراہٹ بھی بہت خوبصورت تھی۔ اگر میں یہ کہتا کہ یہ لڑکی پوری کی پوری حسن کا مجسمہ تھی تو اس میں کچھ بھی غلط نہ ہوتا۔ اس کی آواز سے لے کر اس کی مسکراہٹ تک وہ حسین تھی۔ میں نے اس سے پوچھا: کیا وہاں پر بھی تم دوسرے مردوں کو اسی طرح سے اپنی طرف متوجہ کرتی تھی؟ میری بات سن کر پہلے تو وہ غصے سے میری طرف دیکھنے لگی، تھوڑی دیر بعد زور زور سے ہنسنے لگی۔ مجھے اس کی ذہنی حالت پر شک ہونے لگا، کیونکہ میں نے اسے کسی بھی قسم کا مذاق نہیں کیا تھا، بلکہ میں نے اس سے ایک سوال کیا تھا جو سنجیدہ نوعیت کا تھا۔ جب وہ ہنس کر فارغ ہوئی تو مجھے کہنے لگی: نہیں، میں وہاں کے مردوں کو اپنی طرف متوجہ نہیں کرتی تھی، کیونکہ تمہارا ماموں مجھے کمرے میں بند کر کے جاتا تھا۔ میں حیران رہ گیا اور اس سے پوچھنے لگا کہ ایسا کیوں ہے؟ میری بات سن کر وہ پراسرار انداز میں مسکرانے لگی اور کہنے لگی: دراصل تمہارے ماموں نے مجھے ایک بار رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا: پھر تم نے کیا کیا؟ اس نے مجھے کہا: کرنا کیا تھا، بس بہانہ بنا دیا کہ وہ میرا سوتیلا بھائی تھا۔ تمہیں تو پتہ ہے تمہارا ماموں کتنا بے وقوف انسان ہے، ابھی بھی وہ تمہیں میرے ساتھ بھیج رہا ہے، حالانکہ اسے اچھی طرح سے پتہ ہے کہ تم بھی جوان ہو اور میں بھی جوان ہوں۔ شیطان کو بہکانے میں ذرا بھی وقت نہیں لگتا، مگر وہ ہے نا کہ کچھ لوگ ساری عمر کے لیے کم عقل ہی رہتے ہیں۔ بس تمہارا ماموں بھی انہی لوگوں میں سے ایک ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور اسے کہا: ہمارا ماموں ہمارے خاندان میں سب سے زیادہ چالاک انسان ہے۔ ماموں کی چالاکی کے سامنے تو پھپھو کی چالاکی بھی زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکتی۔
मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराने लगी और कहने लगी, हो सकता है ऐसा ही हो, लेकिन मेरे मामले में वो एक नंबर का बेवकूफ़ इंसान है और मुझे इसकी बहुत ज़्यादा खुशी है। अभी भी तुम्हें नहीं पता कि वो मुझे कितनी बड़ी खुशी देने जा रहा है। मैंने अब की बार इसको घूरा तो वो खुलखलाकर हंसी। फार्म हाउस यहाँ से 2 घंटे के फासले पर था। हमें गाड़ी चलाते हुए तकरीबन आधा घंटा गुजर गया था। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं उड़कर वहाँ पर पहुँच जाऊँ। मैं जितना तेज़ी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, इतनी ही रुकावटें मुझे तंग कर रही थीं। पहले तो रास्ते में गाड़ी खराब हो गई और फिर इसके बाद अचानक ही पेट्रोल ख़त्म हो गया। अभी भी मैं गाड़ी रास्ते में ही रोके खड़ा था। सोनिया बेचैनी से मेरी तरफ देख रही थी और मुझे कह रही थी कि ये क्या ड्रामा लगाया हुआ है तुमने? तुम्हें नहीं पता कि अब मेरा सब्र जवाब दे रहा है। उसे मैंने डांटा और कहा, मेरी अपनी भी यही हालत है। इसी वजह से मुझे बातें सुनाना बंद करो और दुआ करो कि गाड़ी जल्दी से ठीक हो जाए। थोड़ी ही देर की कोशिशों के बाद वो गाड़ी ठीक हो गई। मैंने शुक्र का सांस लिया और दोबारा से फार्म हाउस की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही हम वहां पर पहुंचे, मौसम अचानक से बहुत ख़राब हो गया। तेज़ बारिश होने लगी थी। इस मौसम में गाड़ी चलाना मतलब खुद को खतरे में डालने के बराबर था। मुझे देखकर सोनिया मुस्कुराने लगी और कहने लगी, देखो कुदरत भी हम पर मेहरबान हो गई है, मतलब आज हमारा दिन है। उसकी बात सुनकर मैं भी खुलकर मुस्कुराया। अभी हमें वहां पर खड़े बातें करते हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी कि अचानक ही अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। जब मैंने पलटकर देखा तो पीछे खड़े लोगों को देखकर मुझे लगा सातों आसमान मेरे सर के ऊपर आकर गिर गए हों। वहां पर मेरे मामू का आधे से ज्यादा खानदान मौजूद था। हमें खड़ा देखकर मेरी नानो तेजी से आगे बढ़ी और मुस्कुराते हुए कहने लगी, अरे तुम लोगों ने आने में इतनी ज्यादा देर क्यों कर दी? उनकी बात सुनकर मेरी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे ही रह गई, क्योंकि मुझे टेंशन हो रही थी कि कहीं ऐसा ना हो थोड़ी देर पहले हम लोग आपस में जो बातें कर रहे थे वो बातें किसी ने सुन ली हों। मगर जिस तरह से नानो बात कर रही थी, इससे बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उन्होंने थोड़ी देर पहले होने वाली हमारी गुफ्तगू सुनी है। मैंने एक नज़र सोनिया के चेहरे की तरफ देखा। सोनिया के चेहरे पर इस वक्त 12 बजे हुए थे। इसकी हालत देखकर मुझे बहुत हंसी आ रही थी। इसके साथ साथ मुझे इन घर वालों पर गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि अब तो मैंने भी अपना दिमाग बना लिया था, लेकिन अब यहाँ आकर सब कुछ ही खराब हो गया था। सोनिया का मूड बहुत ज़्यादा ऑफ था। वो सबसे इंतहाई बदतमीज़ी से बात कर रही थी और इसकी बदतमीज़ी मुझे गुस्सा दिला रही थी। मैंने एक दो बार आंखों ही आंखों में इसे तमीज़ से रहने का इशारा किया, लेकिन उसने मेरी तरफ भी ध्यान नहीं दिया। यूं लग रहा था जैसे वो इस वक्त अपने होश में नहीं हो। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रही थी। उसे गुस्से में देखकर नानो मुझसे पूछने लगी, अरे इस लड़की को क्या हो गया है? ये हर किसी को काट खाने को क्यों दौड़ रही है? नानो की बात सुनकर मैंने गहरी सांस ली। अब मैं इन्हें क्या बताता कि हम लोगों ने जो प्लान बनाया हुआ था, इस प्लान को आपने बहुत बुरी तरह से फेल कर दिया है। नानो ने जब मेरे चेहरे पर फैली हुई उदासी देखी तो मुझे कहा, मुझे सच सच बताओ, तुम लोग क्या सोचकर बैठे हुए थे? उनकी बात सुनकर मुझे लगा कि सातों आसमान मेरे सर पर आकर गिर गए हों। अब वो मुझसे बराह रास्त सवाल कर रही थी। मैं यकदम ही खामोश हो गया। फिर मैंने अपने आप पर काबू पाया और इन्हें बताया, दरअसल हमें उम्मीद नहीं थी कि आप सब लोग यहाँ पर मौजूद होंगे। अरे तो हम कौन सा कोई और मखलूक हैं? हम भी तो इंसान ही हैं और इसके अपने रिश्तेदार ही हैं। हमसे क्यों वो इतना ज़्यादा चिढ़ रही है? उनकी बात सुनकर मैंने नासमझी से कंधे उचका दिए। नानो भी मुंह ही मुंह में बुड़बुड़ाने लगी और इसे बातें सुनाने लगी। मैं भी खामोशी से बैठ गया और बाकी लोगों को बातें करता हुआ देखने लगा। इसी दौरान मैं अपने चेहरे पर किसी की नज़रों की तपश महसूस कर रहा था और मुझे पता था कि मुझे देखने वाला कौन है। मगर थोड़ी ही देर बाद मेरी ये गलत फहमी दूर हो गई, क्योंकि मेरी तरफ सोनिया नहीं बल्कि मेरी अपनी एक कज़न देख रही थी। मेरी जब इससे निगाहें मिली तो इसने जल्दी से अपनी गर्दन झुका दी और इसके चेहरे पर शर्मीली सी मुस्कुराहट फैल गई। ये सब देखकर एक लम्हे के लिए तो मुझे यकीन ही नहीं आया, क्योंकि अपनी इस कज़न को मैं बचपन से ही बहुत ज़्यादा पसंद करता था।
लेकिन कभी भी अपनी अम्मी से रिश्ते की बात नहीं की थी, क्योंकि मुझे लगता था कि वो अमीर लोग हैं और हम जैसे आम लोगों में कभी भी रिश्ता नहीं करेंगे। अभी इसका देखने का और मुस्कुराने का अंदाज मुझे बता रहा था कि वो भी मुझे पसंद करती है और मुझे अपनाना चाहती है। मैं भी उसे देखकर मुस्कुराने लगा। अचानक ही मुझे लगा कि किसी ने मेरी रान पर चुटकी काटी हो। मैंने जल्दी से अपने दाईं जानब देखा तो वहां पर सोनिया बैठी हुई थी और वो इंतहाई गुस्से से मेरी तरफ देख रही थी। उसको गुस्से से अपनी तरफ देखता पाकर मैं मुस्कुराने लगा, लेकिन इस बेचारी का इतना बुरा हाल था कि वो मुस्कुरा भी नहीं पा रही थी। अब तो वैसे भी सब कुछ खराब हो चुका था। रात के वक्त वो मुझे कहने लगी कि मुझे घर वापस जाना है। मैंने एक नज़र बाहर के मौसम पर डाली जो बहुत ख़राब था। मैंने उसे समझाया कि ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। मौसम बहुत ख़राब है और इस मौसम में गाड़ी चलाना बहुत ख़तरनाक है। बेहतर है कि सुबह तक इंतज़ार कर लो, सुबह होते ही मैं तुम्हें छोड़ आऊँगा। मगर वो बच्चों की तरह ज़िद कर रही थी। थोड़ी ही देर बाद मैंने उसे इसी की हालत पर छोड़ा और तेज़ी से अपने कमरे में वापस आ गया, क्योंकि अब ये लड़की कुछ ज़्यादा ही मेरे सर पर सवार होने की कोशिश कर रही थी, जबकि मैं ऐसे लड़कों में से बिल्कुल भी नहीं था जो लड़कियों को अपने सर का दर्द बना लेते हैं। सुबह दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ पर मेरी आंख खुल गई। मैंने देखा कि सामने सोनिया ही खड़ी थी। इससे पहले कि वो तेज़ी से कमरे में दाखिल होती, मैंने इसे बाहर ही रोक दिया और उसे कहा कि खबरदार, जो तुमने यहाँ पर किसी भी किस्म का तमाशा करने की कोशिश की तो। वो चंद लम्हों के लिए तो हैरान हुई और इसका हैरान होना बनता भी था, मगर रात के वक्त मैंने अपने दिल को बदल दिया था, क्योंकि मैं जानता था कि एक बहुत ही शरीफ लड़की मुझसे प्यार करने लगी है और वो मेरा इंतज़ार करने लगी है। मैंने भी फैसला किया था कि अब अपने आप को इसके लिए बचाकर रखूँगा। और जहाँ तक सोनिया जैसी लड़कियों का सवाल था, तो इन्हें तो हर जगह ही बहुत सारे लोग मिल जाते थे। लिहाजा मैंने गंदगी में हाथ मारने के फैसले से पीछे हटने का सोच लिया था, क्योंकि मैं जानता था कि ये वक्ती कशिश है। अगर आज मैंने ये सब किया तो सारी उम्र मुझे पछताना पड़ेगा। इससे अच्छा था कि मैं पाक बंधन में बनता और सारी ज़िंदगी बगैर किसी पछतावे के गुजारता। शुक्र था कि मेरे रब ने मुझे गुनाह से दूर रखा और एक लम्हे में मैंने अपना जहन और फैसला बदल दिया। सोनिया अब तक वहाँ पर खड़ी हुई थी और हैरानी से मुझे देख रही थी। पहले तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हुई और फिर मुस्कुराते हुए कहने लगी, मुझे पता है कि तुम यहाँ इन लोगों की वजह से मेरे पास नहीं आ रहे, लेकिन तुम फिक्र मत करो। जब हम घर चले जाएंगे तो वहाँ पर कोई भी नहीं होगा और तुम जिस तरह चाहना अपनी ख्वाहिश पूरी कर लेना। उसकी बात सुनकर मैं खामोशी से इसके चेहरे को देखने लगा। मैंने अपने मुंह से एक लफ्ज़ भी अदा नहीं किया था। थोड़ी ही देर बाद मैं उसे लेकर घर वापस आ गया। रात के वक्त वो दोबारा से बारीक कपड़े पहनकर मेरे सामने आ गई। अब वो मामू के सामने ही शुरू होने वाली थी। मैंने इसकी कमर पर हाथ रखकर इसे पीछे की तरफ धक्का दिया। दूसरी तरफ मुझ पर यह राज आश्कार हुआ कि मामू ने आंखों पर जो पट्टी बांधी हुई थी, इसे सब कुछ साफ दिखाई देता था। वो सिर्फ और सिर्फ इस औरत की हकीकत को जानना चाहते थे। जब उन्हें इस औरत की हकीकत का पता चल गया तो उन्होंने उसे तलाक दे दी और घर से निकाल दिया। मैंने भी शुक्र अदा किया कि मैंने ऐसी कोई हरकत नहीं की जो मामू की नज़रों में गिर जाता। सोनिया की वजह से मैंने गंदगी में हाथ नहीं मारा और अपने दामन को कीचड़ आलूद होने से बचा लिया। उसके लिए मैंने अपने रब का जितना भी शुक्र अदा किया वो कम था। मेरे रब ने मुझे इतने बड़े गुनाह से बचा लिया था और फिर बाद में मुझे इस बात का बहुत ही अच्छा अजर मिला। कुछ ही अरसे के बाद मेरा अपनी कज़न के साथ निकाह हो गया, जिसके एक ही हफ्ते के बाद हमारी शादी हो गई। अब मैं इसके साथ एक बहुत ही पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। मैं खुश हूँ कि मुझे इतनी पाक बीवी मिली है।